नमस्कार सभी को। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग नए जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि अब सिलेबस में बदलाव आ गया है। सिलेबस में जो बदलाव आया है उसमें से जो पहले 1.1 चैप्टर हुआ करता था, प्रश्नावली हुआ करती थी, अब वह कट गई है और वास्तविक संख्या में कुल मिला के पूरी 4 प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी। अब वो जो 1.1 थी पहले की, अब वह कट गई है। अब जो 1.2 प्रश्नावली है वह 1.1 बन गई है। तो पहले 4 प्रश्नावलियाँ थी वास्तविक संख्या में, अब बची हैं 2। 1.1 प्रश्नावली पूरी कट गई है आपको जैसा पता होगा, और 1.4 प्रश्नावली भी कट गई है। अब क्या हुआ है, अब जो पुरानी प्रश्नावली 1.2 थी, अब वह आज की 1.1 हो गई। अगर किसी की बुक में पुरानी बुक होगी तो उसमें से जो 1.2 प्रश्नावली होगी वह अब 1.1 प्रश्नावली बन चुकी है। इसलिए अब हम, और जो नई बुक होगी उसकी 1.1 प्रश्नावली ही जो पढ़ेंगे वही होगी। तो अब नया जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग 1.1 प्रश्नावली का क्या कहता है। जो पहला सवाल है प्रश्नावली का 1.1 का सवाल कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों को इस सवाल में 5 खंड दिया हुआ है, 5 सवाल दिए हुए हैं एक ही प्रश्न में सवाल के 5 खंड हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। हमको इसमें से निकालना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो हम एक एक करके पहले खंड को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है 140 के हमको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले हम क्या करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते कैसे हैं, पहले हम लिखेंगे 140 को ऐसे। अब पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कट किससे रहा। तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा। अब जो 140 है इसके अभाज्य गुणनखंड बनेगी जाके 2 × 2 × 5 × 7। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे सवाल जो है सवाल नंबर 2, उसको भी हल करेंगे। इधर सवाल नंबर 2 में है 156। 156 को पहले 2 से काटेंगे, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 8, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा। अब इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब 13 से कट जाएगा एक बार। अब इसके जो गुणनखंड बनेंगे अभाज्य गुणनखंड वो कितने होंगे, 156 के 13, ये होंगे 156 के और ये होंगे 140 के। ऐसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा भी सवाल लगेगा। अब हल करेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में है 3825। 3825 को नोट करेंगे, इसको काटेंगे। पहले 3 से कट रहा है, 2 से तो कट ही नहीं रहा। 3 7 आ जाएगा और इतना आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, कट जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, फिर अभी ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 बचेगा 7। अब इसके बाद ये 17 से कट जाएगा एक बार में। अब इसके क्या बनेंगे, इसके बनेंगे 3825 के 3 × 3 × 5 × 5 इंटू बनेगा जाके। अब इसके गुणनखंड ये बनेंगे जाके। अब इसके बाद हमको सवाल नंबर 4 करना है और 5 करना है इसके लिए। तो अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 पहले लिखेंगे और इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सवाल नंबर 4, इसको पहले काटेंगे 5 से, कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 से तो कटेगा नहीं, फिर 7 से,
3 आएगा। इसके बाद अब इसको काटेंगे, 11 से कट जाएगा। इसके बाद इसको 13 से काटेंगे एक बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 5 के 5 × 7 × 7 × अब इसके बनेंगे जाके ये। अब सवाल नंबर, इसके बाद सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 74 29। इसको पहले काटेंगे हम लोग, ये कटेगा 17 से, 10 से कटेगा 4 बार में, 6 7 51, फिर बचेगा 119 7 7 से 7 बार पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको काटेंगे 19 से, दो बार में कटेगा 23 57। फिर इसके बाद 23 से काट देंगे एक बार में। इसके गुणनखंड आए हैं 10 29 के 17 × 19 × 23। तो ऐसे होगा अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में 3 सवाल हैं, प्रश्न नंबर 1 में 5 सवाल थे। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। अब इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है या नहीं है। तो पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे एक एक सवाल का। फिर उसके बाद इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं। अगर है तो सत्यता की जांच सही है, अगर नहीं है तो गलत है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि चेक भी करना। तो अब सवाल नंबर हम लोग पहले फर्स्ट को लगाएंगे। सवाल नंबर 1 को हल करेंगे 26 और 91 को। अब इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले करना होगा इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे 26 के। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा ये 2 13 और 13 से एक बार में कट जाएगा। इसके बाद 91 के निकालना होगा, 91 के निकालेंगे 7 से कट जाएगा 13 बार में, ये 1। अब 26 के देखा जाए तो 2 × 13 ये गुणनखंड निकले और 91 के 7 × 13 ये निकले। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा कैसे, एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर कितना होगा। तो एलसीएम में हम जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड, उसमें से जो कॉमन होता है उसको रखते हैं और जो कॉमन के बावजूद जो संख्याएं बची होती हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम में पहले हम क्या करेंगे, कॉमन कितना है 13 है, तो पहले 13 को रख लिए। इसके बाद जो कॉमन के बाद जितनी भी संख्या बचती हैं उनको भी रख लेते हैं। अब जैसे कॉमन जो था रख लिए, इसके बाद बचा क्या, पहली संख्या में 2 बचा, इसके बाद इसमें ये कॉमन चला गया तो क्या बचा, 7 बचा। तो ये हमारा जो निकलेगा वो एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन अंक होगा, जो भी कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ सिर्फ 13 कॉमन है तो एचसीएफ 13 सिर्फ और 13 निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकला कितना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा हमको लोगों को कितना है। तो ये हो जाएगा 13 को 7 से करेंगे और फिर आएगा 91 का 2 से करेंगे 182। अब जो एलसीएम निकला है वो 182 है और एचसीएफ निकला है 13। अब पूछ रहा है इसमें जो दोनों संख्याएं थी और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या वास्तव में जो आ रहा है वैल्यू वो दोनों का सेम है या अलग अलग है। अब हम चेक करेंगे इधर कि कितना आ रहा है। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एलसीएम आया 182 और एलसीएम आया, एचसीएफ आया 13। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2366। और इसके बाद दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो आता है 2366। इसका मतलब है कि जो
सत्यता की जांच है वो सही है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 2366। HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF का गुणनफल बराबर 2366। इसका मतलब है कि जो है सत्यता की जांच सही है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCF और गुणे LCM आ रहा है। अब आपको इस सूत्र के अनुसार आगे सवाल भी देगा। सूत्र एक होता है कि पहला पद इंटू दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF। वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM की जांच कीजिए है या नहीं। तो अब इसके बाद अब हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 2 को। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद LCM HCF निकालेंगे, उसके बाद तब मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF का जो गुणनफल है बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 510 पहले लिखेंगे हल। 510 का कितना होगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 आएगा। इसके बाद यहाँ आएगा 5 और ये हो जाएगा 10, 5। अब इसके बाद ये कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा 24, 3 25 15। अब इसके बाद ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5 35, 5 7 35, 17 से कट जाएगा एक बार। अब जो इसके आए हैं 510 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। हमको ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं, पहले संख्या के और दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या के निकालेंगे 92 के, 2 से इसको काटेंगे आएगा। इसके बाद फिर 6, फिर 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 23 से कट जाएगा एक बार। 92 के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 37। HCF निकालेंगे और अब हम LCM निकालेंगे। HCF बराबर और LCM बराबर, जो ये फैक्टर आए हैं दोनों संख्याओं के, अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा दोनों का वो होगा HCF, और जो कॉमन होगा और कॉमन में से बची और जो संख्या है उनको जोड़ करके उनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो आएगा वैल्यू उसको कहेंगे हम LCM। तो पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन है 2, तो HCF हुआ 2। अब इसके बाद जब कॉमन हुआ 2, HCF तो हो गया 2, लेकिन LCM में जो कॉमन होता है उन संख्याओं को भी रखते हैं और जो कॉमन संख्याओं से बची संख्याएं होते हैं उन संख्याओं को भी रखते हैं। अब इसके बाद जो कॉमन हो गई तो उसको तो हटा दिए। इसके बाद ये तो कॉमन में चला गया, 3 आया। इसके बाद इंटू 5 आया, इंटू। अब इसके बाद ये पहली संख्या की जो कॉमन से बची संख्या है वो हो गई। अब दूसरी संख्या की जो कॉमन से बची संख्या है उनको रख देंगे, इंटू 2 इंटू 23। अब इसके बाद HCF तो 2 आ गया था, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 23460। ये होगा LCM। LCM आया 23460, HCF आया 2। अब इनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू बराबर कितना आएगा, तो LCM HCF कितना है, 2 है, 2 है इंटू HCF है, HCF है 2 इंटू LCM है 23460, 23460। इनका हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, और उसके बाद फिर हम जो ये 510 है और 92 का मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, 46,920 इतना हो जाएगा। उसके बाद दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल करो, इसका कितना आएगा, इसका भी 46,920
20 आएगा। इसका मतलब दोनों का सेम आ रहा है, सत्यता की जांच हो गई है। ये हमारा जो HCF LCM आया है ये सत्य है। HCF LCM का जितना मान आ रहा है LCM और HCF का भी वही मान आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM और गुणे LCF के, HCF और LCM के बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। और प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न नंबर 3 में 3 सवाल हैं। तीनों सवालों को हमको हल करना, तीनों सवाल एक ही जैसे लगेंगे। अब पहला सवाल पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को पढ़ के क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 को कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3 में हमको, प्रश्न नंबर 3 में हमको HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल नंबर 1 को हल करेंगे और इसमें से पहले से निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। पहले हम करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले हम सवाल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सवाल नंबर को पहले लिखेंगे हम लोग। सवाल है 12, 15 और 21। इसका हमको निकालना है HCF और LCM, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इनके। तो पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। 12 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा ये 1 आ जाएगा। इसके बाद इसके 12 के हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसके बाद 15 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 के भी अभाज्य गुणनखंड, ये 3 से कट रहा है 5 बार में, 5 से कट रहा है 1 बार में। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 3 गुणे 5। अब इसके बाद हम निकालेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 21 के निकालने के लिए पहले 3 से कट रहा है तो 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। 21 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 × 7। अब इसके बाद हमें निकालना है HCF और LCM। अब इनको चाहे तो हम पास में रख लें या फिर हम ऐसे ही देख लेंगे। HCF निकालना है हमको और LCM निकालना है, LCM। तो पहले HCF देखते हैं। HCF में क्या होता था कि जो तीनों में कॉमन होता था उसको हम लेते थे और उसको क्या कह देते थे, HCF है। तो इसमें देखो कितना है, इसमें देखो तीनों में, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, इसका मतलब 2 तो होगा ही नहीं HCF। अब बचा 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक का हम पकड़ के पहले कोई एक अंक लेंगे, दोनों में देखेंगे वो है कि नहीं, अगर है तो उसका फिर अंक नोट कर लेंगे। अब इसके बाद 3 तीनों में दिख रहा है, इसका मतलब 3 जो है हमारा HCF होगा। ठीक, 3 HCF होने के कारण हम लोग क्या करते थे, जो HCF होता था LCM में उसको एक बार लेते थे, उसके बाद जो बची हुई संख्या होती थी उसको मल्टीप्लाई में ले लेते थे। तो HCF पहले हम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ जो कॉमन गया है उसको एक बार ही रखेंगे LCM में, और जो कॉमन के अतिरिक्त जो संख्याएं होती हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 तो कॉमन में चला गया है क्योंकि 3 एक ही बार लिखना है हमको, तीनों में से कॉमन को हम लोग LCM में एक बार लिखते हैं, एक बार लिख लिए। अब इसमें बचा क्या, 2 बचा और 2 बचा, 2 बार 2 बचा। अब इसके बाद इसमें बचा है 5, क्योंकि 3 क्या है कॉमन था तो कॉमन में एक बार हम लेते हैं LCM में भी। अब इसके बाद इसमें 3 तो कॉमन था तो एक बार ही लिखना था, उसको लिख लिए। अब बचा है 7 को लिख लिए। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसका गुणा करते हैं, 3 दूने 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 42 और एक 0। तो इसका मतलब LCM आया हमारा 420 और HCF आया 3। तो LCM आया है 420 और HCF आया 3। पहले हम हर एक सवाल में यही काम करेंगे, पहले इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम HCF और LCM निकालेंगे। ऐसा ही काम सवाल नंबर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 के हमको क्या निकालने हैं, HCF और LCM निकालना है। और HCF LCM निकालना कैसे है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये दिख रही है कि जो अंक दे रखे हैं ये ऑलरेडी पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में है,
क्योंकि ये पहले से ही क्या है, अभाज्य है। तो अब हम हल करेंगे इसको। 17 जैसे है तो 17 के क्या होंगे, 17 के गुणनखंड होंगे 17 गुणे 1, क्योंकि 17 का एक ही बार जाएगा, क्योंकि 17 किसी कट नहीं रहा, 17 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। और 23 के क्या हो जाएंगे, 23 गुणे 1, 29 के क्या हो जाएंगे, 29 गुणे 1, ये हो जाएंगे इनके गुणनखंड। अब इसके बाद हम निकालेंगे HCF और LCM। ये हो गया इनके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि एक एक बार, क्योंकि हम इन एक को रखने का एक हमारा मकसद यह है कि HCF हम जो लेते थे वो कॉमन लेते थे, जिससे आपके समझ में आया कि आखिर HCF आया क्या है और क्यों आया है, कितना आया। अब हम इसमें देखेंगे कि HCF कितना होगा। HCF होता था जो तीनों में कॉमन होता था, तो तीनों में कॉमन है 1 1 1 1 कॉमन है, इसलिए HCF 1 होगा। क्योंकि तीनों अभाज्य हैं, किसी से कट नहीं रहे, तो इसलिए कॉमन कुछ होगा नहीं, और यदि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होता है, और HCF कितना निकलेगा 1, 0 नहीं होगा HCF। इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 1 के रूप में सबका निकाला है, 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे, ताकि आपके समझ में आ सके कि HCF 1 कैसे आया। क्योंकि HCF क्या होता था, सबका जो कॉमन होता था वही होता था। अगर सीधा 17 और 23 29 लिख देते और इनको बता देते कि ये ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपके समझ में नहीं आता कि HCF 1 कैसे आया, क्योंकि सब में 1 कॉमन है, इसलिए 1 का आ गया HCF। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 17 और बाकी जो संख्या बचती है उनको बाद में लेते हैं। तो 17 एक तो कॉमन है, एक का किसी भी से संख्या से गुणा करोगे वही आएगा। तो अब इसमें क्या बचा, 17 गुणे 23 गुणे 29, ये हो गया, बराबर में जो आएगा हमारा LCM हो जाएगा। इसमें जो 1 1 था, हम मान लीजिए एक बार 1 ले लेते हैं, तो 1 का पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11 33 9, इतना आएगा। ये हो जाएगा हमारा HCF और LCM, ये हो जाएगा हमारा HCF, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या थी तो इनके गुणनखंड निकालने ही नहीं थे, स्वयं के स्वयं कट रही थी। आसानी के साथ हमारा निकल गया HCF और LCM। अब इसके बाद हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी पहले हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने, और उसके बाद HCF LCM आसानी के साथ आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे हल में, संख्याएं नोट कर लेंगे पहले, जिन संख्याओं को नोट करना है 8 है, 9 है और 25 है। इनके पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 8 का निकालेंगे। 8 का निकालने के लिए 2 से कट जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। अब इसके बाद ये तो आ गया 8 के। अब इसके बाद हम निकालेंगे 9 के। 9 का निकालने के लिए 3 से कट जाएगा, 3 बार में, 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो 9 का आया है, 9 क्योंकि वर्ग है 3 का, तो 3 गुणे 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे 25 का। 25 भी 5 का वर्ग है, तो 2 बार 5 आ जाना चाहिए, 5 5। 25 का कितना हो गया, 5 × 5। अब इसके बाद हम निकालेंगे HCF और LCM। ठीक। अब इसमें देखो, पहले हम पहला जो है अक्षर ले लेंगे और उसके हर एक अंक को देखेंगे क्या बाकी के किसी अंक में है, यदि है तो उसको कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 देखेंगे इसमें है क्या, इसमें है तो किसी में नहीं है, और इसमें सिर्फ क्या है 2 ही है। अगर कोई अंक होता उसको फिर देखते। तो पहले वाले का हम जो अंक है उसको हर एक के साथ देखेंगे, जो अंक मिल जाएगा उसको कॉमन रख लेंगे। अब इसमें 2 था, इसमें है ही नहीं, किसी में नहीं। इसमें भी HCF जब कुछ भी नहीं मिला तो हम इससे पहले वाले सवाल में 1 माने थे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इनके जो है अगर मान लीजिए इससे 1 आया, इससे 1 आया और इससे 1 आया, तो बचेगा क्या, 2 × 2 × 2 बचेगा। इसका मतलब यही पूरा बच जाएगा। इससे क्या गया है, 1 कॉमन गया है, इसका मतलब पूरा ये बच जाएगा 2 × 2 × 2। और इसको पूरा रखने से अच्छा हम पूरा 8 रख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉमन के रूप में क्या गया, 1 गया है, तो 1 जाने के कारण 3 × 3 बच गया, और 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, तो हम सीधा 9 लिख देंगे। इसके बाद
अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या गया है 1, यहाँ भी गया है, तो 5 × 5, 5 × 5 का मतलब 25, सीधा सीधा 25 रख दिया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे इसका और निकालेंगे आंसर कितना आएगा एलसीएम। तो 8 का पहले हम 25 से करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 2 का 9 से करेंगे 18, 18 और 00 200 को, तो ये आया 1800 एलसीएम। एलसीएम निकला 1800 और एचसीएफ निकला 1। ये हमारे तीनों सवाल हो गए। नंबर 4 को, प्रश्न नंबर 4 में एलसीएम और एचसीएफ में से एक चीज़ दे रखी है और 2 संख्याएं दे रखी हैं। सवाल बहुत आसान है, जैसे हम सवाल नंबर पहले में एक सूत्र का उपयोग कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी उसी सूत्र का उपयोग करेंगे और करके निकालेंगे। अब इसमें कह रहा है एचसीएफ कितना है, इन 2 अंकों का एचसीएफ 9 है, मतलब 2 अंक दे रखे हैं, 2 अंकों का एचसीएफ 9 है, उन्हीं अंकों का हमको एलसीएम बताना है कि कितना आएगा। एक सूत्र होता था 2 अंकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, ये हम लोग पहले सिद्ध कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम निकाल के। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही सूत्र हम यूज करेंगे। होता क्या है, 2 अंक दे रखे हैं, तो या इनको हम मान सकते हैं पद के रूप में, तो पहला पद हो जाएगा गुणे दूसरा पद बराबर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। या एक साथ लिखते थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र को हम पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं जिस सूत्र के अनुसार लगेगा। पहला सूत्र लिखेंगे, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर होता था एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इसी के अनुसार तो हम पहले सवाल में जो पहला सवाल था उसमें हम लोग सिद्ध कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम दोनों पदों के बराबर है कि नहीं। अब इसमें पहला पद गुणे दूसरा पद, या एक साथ हम लिख सकते हैं 2 पदों का, एक पद हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे, 2 पदों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हम लोग पहले सिद्ध करते थे, तो इसमें हमने अलग लिख दिया पहला पद गुणे दूसरा पद। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये सूत्र है ये आगे चल के बहुत काम आता है, इसको अभी याद रख लेना आप लोग, ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के जो सवाल होते हैं उनमें इस सूत्र का यूज होता है, अच्छा खासा यूज होता है। अब पहला पद और दूसरा पद हमको दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ एलसीएम आराम से निकल जाएगा। वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर भी क्या करते थे, दोनों पदों का गुणनफल करते थे, और उसमें सूत्र में क्या लिखते थे, वहाँ पे लिखते थे दोनों पदों का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम। यही चीज़ है, हमने इसको क्या किया, सिर्फ पहला पद गुणे दूसरा पद लिख दिया, या फिर एक साथ लिख सकते थे दोनों पदों का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम। हमने इसको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एचसीएफ एलसीएम दे देता है और एक पद दे देता है, एक पद की बात कर देता है कि एक पद बताइए, तो हम आसानी के साथ एक पद दे देगा, एक पद निकालने के लिए एक पद को एक समान लेंगे, दूसरा पद दे देगा और एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एचसीएफ एलसीएम का गुणा करेंगे और दूसरे पद से भाग दे देंगे, पहला पद निकल जाएगा। या फिर पहला पद दे देगा, दूसरे पद निकाल लेंगे, कोई एक दे देगा, एक निकाल लेंगे आसानी के साथ। तो इसमें अब हमको सिर्फ मान रखना है, तो मान पहला पद कितना है 306 है मान लीजिए, और दूसरा पद है गुणे दूसरा पद 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 है, और गुणे एलसीएम हमको निकालना है। अब इसके बाद ये 9 इधर आ जाएगा, 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, बराबर एलसीएम हो जाएगा। अब इसको इससे काट दो, कट जाएगा आसानी के साथ, 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, और 3 बार ये कट जाएगा, नतरुक 27। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 73 बराबर एलसीएम। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8 बराबर हो जाएगा एलसीएम। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम का मान। तो दोनों पदों का गुणनफल जो है करेंगे और एलसीएम एचसीएफ से भाग दे देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। इन 4 चीज़ों में से कोई कभी एक चीज़ पूछते, अगर एलसीएम दे देता है, एचसीएफ निकालना होता तो भी हम आसानी के साथ निकाल ले जाते। अगर एचसीएफ एलसीएम दे दे, पहला पद दे दे, दूसरा पद निकालने के लिए कहता है, तब भी हम निकाल देंगे। अगर पहला पद दे दे,
और HCF एलसीएम दे दे, दूसरा पद निकाल लेंगे, दूसरा पद दे दे HCF और HCM दे दे, पहला पद निकाल लेंगे आसानी के साथ। तो इसमें से कुछ भी आसानी के साथ तीन चीज़ों में से एक चीज़ निकाली जा सकती है, ये सूत्र है और यही सूत्र हमारा मेन है। तो अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 को पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझते हैं कि कब कौन सा अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे 10 है तो ये भी 0 पर समाप्त होता है, 100 है ये भी 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम अगर इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो इसमें 10 में से कितना आएगा, 2 × 5 आएगा, और 100 में कितना आएगा, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, 10 × 10 लिख सकते हैं, बराबर। अब इस 10 में कितना आया, 2 × 5 आया, इस 10 में भी कितना आएगा, 2 × 5 आएगा। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे 1000 लिखेंगे तो 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5। कुल मिला के हमको दिख रहा है जो अंक 0 पर समाप्त होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। जो अंक चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो या इससे भी आगे संख्याएं हों, अगर कोई भी अंक 0 पर समाप्त हो रही है संख्या, तो उसके अंत में अगर 0 आ रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। ये हमको ध्यान देना है। 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या को यदि 0 पर समाप्त होना है, मान लीजिए यहाँ पे तो 6 दे रखा है, लेकिन यदि आपको सवाल में कुछ और अंक दे दे, कोई भी अंक दे दे, आप एक ही नियम लगाओगे, एक ही नियम होगा, यदि किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य है, कम से कम एक बार, और ज़्यादा बार आए तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आना अनिवार्य है, क्योंकि आपको दिखाया है कि 10 में भी कितना है, 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा। अब इसके बाद हम इसमें कुछ लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको बताएंगे कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले इसको हल करने के लिए पहले इसको लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यदि 6n, और n क्या है यहाँ पे, जहाँ n है प्राकृत संख्या, जहाँ n प्राकृत संख्या है, ठीक, जहाँ 6n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, n 6 को यदि 0 पर समाप्त होना है तो इसके गुणनखंड में अभाज्य खंड में 2 × 5 आना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे 2 5 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 5 आना अनिवार्य है, हमने लिख दिया ये। अब इसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 2 6, अब 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो अब हम लिखेंगे 5 नहीं है, ठीक। इसलिए क्या होगा, इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए, आप कोई भी अंक दे देता, आपको यही करना था पूरा काम, आपको पहले पूरी लाइन लिखकर बता देना था कि 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में से होना अनिवार्य है, यदि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है। और इसमें हम देख रहे हैं जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। यदि 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 2 आने के कारण ये पूरी शर्त नहीं पूरा कर रहा है। यदि 5 भी आ जाता तब क्या होता, यह 0 पर समाप्त हो सकता था। इसके कारण 2 और 5 ना आने के कारण यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपको सवाल में 6 के जगह पर यदि कोई अंक और दूसरा दे दे
आप पूरा काम यही करेंगे और बता देंगे। यदि 2 और 5 आएगा तो उसको आप बता सकते हैं कि हाँ 0 पर समाप्त होगा। यदि उसमें 2 और 5 नहीं आ रहा तो आप बता देंगे कि वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि अब हम सिद्ध कर दिए हैं कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 को पहले देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमको बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यदि हम ये सिद्ध कर दें, निकाल लें, ये संख्याएं स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से कट रही हैं, तो ये संख्याएं भाज्य हैं। क्योंकि जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य भी संख्याओं से कटती हैं वे संख्याएं सारी भाज्य संख्याएं आती हैं। इसके भाज्य संख्या के विपरीत संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में होता है यदि कोई भी संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी अंक से ना कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें काट के दिखाएंगे कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से ये कट रही है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर किसके हो जाएगा। इसको पहले हम हल करेंगे तो ये आएगा 1001 प्लस 13, ये बराबर हो जाएगा 1014 के। अब इसके बाद उसको लिख लेंगे 7 गुणे बराबर हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +5 के। बराबर में 5 जोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड हो रहा है तो भाज्य संख्याएं हैं, नियम ही है। अगर अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तो भाज्य संख्या होंगी। 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा। 3 से काटो, 3 से कटेगा 1 6 9 आएगा। 13 से काटो, 13 से 13 बार में कटेगा, 13 एकम 13। ये क्या है 1014 के आया है फैक्टर 2 × 3 × 3 × 13। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर आने का कारण है, ये इन संख्याओं से कटने का कारण है कि ये संख्या भाज्य संख्या है। अब इसको हम तो सिद्ध कर दें कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि कट रही है, कई अंकों से कट रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। अब इसको भी देखते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी वही करेंगे, काट के देखेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 1 आएगा और ये हो जाएगा 0 0 9। अब ये तो नहीं कटेगा किसी से, इससे कट जाएगा 1 बार में। इसके क्या आए हैं फैक्टर 1045 के आए हैं बराबर 5 × 1009। इसमें भी क्या है, इसमें भी स्वयं के अतिरिक्त 2 अंकों से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या हुई। नियम के अनुसार ये भी भाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसके भी फैक्टर आ रहे हैं, इसके भी फैक्टर हैं, इसके भी ये भी कट रही है, वो भी कट रही। कट जाने के कारण क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं हमको। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को पहले हम समझेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने का काम है और आसान है बहुत। समझ गए तो मान लीजिए सवाल हल हो जाएगा आसानी के साथ। तो पहले इसको समझेंगे। समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। इस सवाल को पढ़ने के लिए पहले पढ़ते हैं हम। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो 2 लोग हैं, एक सोनिया है, एक रवि है, और कोई एक मैदान है जिसका वो दोनों चक्कर लगाते हैं। एक को लगता है 18 मिनट और एक का लगता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमको इसमें बताना है कि वो दोनों एक मैदान के जो चक्कर लगाते हैं, सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है एक चक्कर और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। तो हमको ये बताना है कि वो दोनों फिर पुनः चक्कर लगाते हुए प्रारंभिक स्थान जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे कब मिल पाएंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है, रवि 12 मिनट में लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट में लगा रही है। तो रवि कम टाइम में ज़्यादा चक्कर लगा रहा है सोनिया की तुलना में।
तो इसमें से हमको ये देखना होगा कि कोई ऐसा मान मिल जाए हमको जो दोनों मानों से क्या हो, कॉमन हो, ऐसा न्यूनतम मान। क्योंकि पूरा दिन अगर चक्कर लगाएंगे तो वो कई बार मिलेंगे, लेकिन हमको बताना है सबसे पहली बार कब वो मिलेंगे चक्कर लगाते हुए। मान लो कोई एक मैदान है, पहले समझ लेते हैं, और दोनों यहाँ पे हैं, यहाँ से इस मैदान का चक्कर लगा रहे हैं सोनिया और क्या नाम है, रवि, दोनों चक्कर लगा रहे हैं। इसको लग रहा है सोनिया को 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो ये चक्कर लगाते हुए कितने देर बाद, कितने समय बाद ये पुनः इसी स्थान पे मिलेंगे, ये बात इसमें पूछ रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें, ये एक ही दिशा में चलते हैं दोनों, एक ही दिशा में और एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं, दोनों एक ही समय एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो हम इन 18 और 12 का कुछ एक ऐसा मान निकालें कि जो ये दोनों क्या कर रहे हो, उसको काट रहे हो। जब काटेंगे तो ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसा हम तभी निकाल सकते हैं जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम। यदि हम एलसीएम निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि सोनिया और राहुल कितनी देर बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो हमको कुछ नहीं इसमें करना है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा वो कौन सा मान है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों उसको काट पा रहे हैं सबसे नज़दीक। बाकी तो और भी मान होंगे, लेकिन सबसे पहला मान हमको बताना है। तो कब निकालेंगे, एलसीएम लेकर। एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उतने मिनट बाद ही ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। तो जो मान आएगा वही हम मानेंगे कि इतने मिनट बाद, क्योंकि 18 और 12 ये जो मान है इनसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब इतने मिनट ही, जो मान आएगा वो मिनट में आएगा, तो उतने मिनट बाद ही वो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। तो हमको इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो आराम से दोनों अंकों को एक साथ रख लेंगे, हल करके आराम से निकाल लेंगे हम आसानी के साथ। दोनों अंकों को एक साथ रखो एलसीएम में, अलग अलग निकालने से अच्छा है फैक्टर से एक साथ निकाल लो। दोनों अंकों को एक साथ रखिए और अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको काट लेते हैं। अब हम काटेंगे इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आसानी के साथ, ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 2 से। अब इसके बाद हम काटेंगे इसको 3 से, 2 से कटना नहीं। अब 3 से काटेंगे तो एक बार ये कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 3 से फिर काट देंगे, ये एक बार कट जाएगा। अब पूरा कट गया। अब इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम कितना आ रहा है देखिए, 2 दूने 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 आया। तो हम लिख सकते हैं 36 मिनट बाद जो है हम क्या सकते, 36 मान आया। तो इसका मतलब है वह मान मिनट कितने हैं, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। अब हम थोड़ा सोच के देखते हैं वास्तव में सही है या गलत है। अब मान लीजिए इस एक को 12 लग रहा है और एक को 18। तो 36 से अगर सोनिया 36 मिनट बाद कहाँ पे पहुँचेगी, 18 है तो दूसरे चक्कर में क्या करेगी सोनिया, यहाँ पे आ जाएगी। 18 दूना 36, दूसरे चक्कर में सोनिया आ जाएगी प्रारंभिक बिंदु है। अब रवि है तो रवि 12 मिनट में लगा रहा है, तो 12 3 36, 3 चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद यहीं पे आ जाएगा। 36 मिनट बाद दोनों यहीं प्रारंभिक स्थान पे आ रहे हैं। सोनिया द्वारा 2 चक्कर लगाया जा रहा और रवि 3 चक्कर लगा के प्रारंभिक स्थान पे आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब निकला है कि 36 मिनट जो है, 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे।